बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर इनकम टैक्स फर्स्ट पेपर। अब कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपके सिलेबस का है आपको शॉर्ट में कम टाइम में आपको हम समराइज कर दें। हो सकता है कि 2-3 वीडियोस में बनाना पड़े कम टाइम के लिए, या एक ही साथ बन जाए, जैसा भी। तो हम लोग समराइज करते हैं, बहुत लेंथी नहीं जाएंगे क्योंकि आपका कल एग्जाम है, तो आप उसको क्विक रिवीजन कर लो। जिन बच्चों ने पढ़ा उनको और फायदा होगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं एटलीस्ट ये वीडियो देख के जाए, कुछ तो फायदा हो गया। अच्छा, तो आइए हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स। फटाफट बात कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स जो आपका एक्ट है वो 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे ये इनफोर्स कब हुआ, तो इनकम टैक्स एक्ट ये इनफोर्स हुआ था 1962। तो यहां दो क्वेश्चन हो गए, पहला। दूसरा, अगर हम इनकम टैक्स की बात करेंगे तो ये डायरेक्ट टैक्सेशन है। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये डायरेक्ट टैक्सेशन है। अब टैक्स दो प्रकार के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जीएसटी हो गया जो आपके 5th सेमेस्टर में। अब जानकारी नहीं है, सिस्टम बस रखिए एक एमसीक्यू के लिए। फिर डायरेक्ट टैक्स आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर है, तो ये इससे भी एक कंटेंट आ सकता है प्रोग्रेसिव। इनकम के साथ जितनी इनकम बढ़ेगी उसके साथ टैक्स लगेगा। चलिए, तो ये दो बातें यहां पे थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है आपके इनकम टैक्स के पर्संस, मतलब कौन से पर्संस इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं टैक्स पेमेंट के लिए। तो क्या ऐसा टैक्स पेमेंट के लिए जो एलिजिबल पर्संस हो जाते हैं, सबसे पहले कहे जाते हैं इंडिविजुअल। 7 होते हैं पर्सन, जो होते हैं वो 7 होते हैं। इंडिविजुअल, फर्म, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फिर एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और लोकल अथॉरिटी। ये आपके 7 पर्संस हैं। लेकिन ज्यादा डिटेल आपको आता नहीं है क्योंकि अभी हमने कहा है कि बीकॉम में बहुत मिनिमम पोर्शन है, तो हम कम पे ही चलेंगे, वैसे डिटेल बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारे आपके पर्संस के डेफिनेशंस हो गए। तो पूछते हैं पर्सन तो 7 हो गए। फिर स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स स्लैब, जो ज्यादातर क्वेश्चन इस बार आने वाला है। टैक्स स्लैब, टैक्स स्लैब आपका 2 फॉर्मेट में चल रहा है, एक ओल्ड रेजिम जिसको कहते हैं और एक न्यू। लेकिन आप लोग फुल्ली अपडेटेड नहीं देखोगे क्योंकि आप लोगों को पता है आप एक असेसमेंट पहले पढ़े, तुम दोनों के बारे में बताते हैं। अब ओल्ड की बात करेंगे हम, तो हम सबसे पहले बात करें इंडिविजुअल की, और आपकी में भी जो ज्यादातर चर्चा हुई है वो इंडिविजुअल की ही हुई। तो इंडिविजुअल को ओल्ड रेजिम की अगर हम बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहले हो गए नॉर्मल सिटीजन, दूसरे आते हैं सीनियर सिटीजन, और एक हो गया बाबू सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन। अब नॉर्मल सिटीजन क्या होता है, जो 60 साल से कम होगा, 60 से कम उसकी एज होनी चाहिए। अब सीनियर कौन होगा, जो एग्जैक्ट 60 और 60 से ज्यादा लेकिन 80 से कम। और सुपर सीनियर कौन होगा, जो 80 एग्जैक्ट या उससे ज्यादा। अब नॉर्मल सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब क्या है, 0 से 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक इस पे 5% है, 5 से 10 लाख सीधा 20% है, और अबव 10 लाख जो है आपका 30% है। तो ये लिमिट पूछ सकता है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो 2.5 लाख। आप देख सकते हैं कि कहां तक एग्जेम्पशन टैक्स लग जाएगा। सीनियर के लिए थोड़ा सा अलग है, 0 से 3 लाख तक निल, 3 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, और अबव 10 लाख सेम है 30%। सुपर सीनियर के लिए 0 से 5 लाख बाबू आपका निल है, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 5 से 10 जाएंगे तो सीधा 20%, और अबव 10 लाख 30%। ये क्वेश्चन इसमें से आ ही सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ जो लग जाएगा वो है सेस। सेस जो है वो 4% का लगता है, लेकिन इस सेस का भी ब्रेकअप क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये 4% जो है एक एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है, एक हायर एजुकेशन के लिए है, और एक हेल्थ के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो एलिमेंट्री का जो है वो 2% है, हायर का 1% है, और हेल्थ का भी 1%। तो ये भी एक क्वेश्चन यहां से आएगा। प्लस इसके बाद सरचार्ज, ये आपका हो गया यहां पे बाबू सरचार्ज। सरचार्ज अब बस एक सेक्शन ऐसे ही लिख लो, ऐसे कंप्लीट नहीं है लेकिन तब भी हम लिख दे रहे हैं 111A 112A। सरचार्ज क्या वो देख लो, पर अगर इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है और 1 करोड़ के बीच में होती है तो उसको टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। ज्यादा पैसा सरकार ले लेती है, पर ज्यादा कमाओ ज्यादा देना पड़ेगा सरकार को, इसीलिए ना कमाओ ना देना पड़ेगा। नहीं सरकार से नहीं। अब ये कह रहा है सर कि 50 लाख से ज्यादा
ज्यादा 1 करोड़, तो 1 करोड़ हो गया तो आपको 10% देना पड़ेगा। 1 करोड़ से अगर आपकी इनकम 2 करोड़ के बीच में है तो सर ये सीधा आपका हो जाता है, तो थोड़ा सा मिस हो रहा है, ये 15% है वैसे। फिर 2 करोड़ से 5 करोड़ के अगर बीच में होगा तो ये 25% है, और अबव 5 करोड़ है तो ये 37% है। इतना है। अब इससे ज्यादा लगान में लिया गया था, अब इससे ज्यादा सरकार नहीं ले सकती, बहुत ज्यादा। तो ये आपका इंडिविजुअल का हो गया, और ये आपका ओल्ड रेजिम। अगर कोई इंडिविजुअल न्यू रेजिम अपनाता है तो कोई टेंशन नहीं उसके लिए। अच्छा, एक और चीज ओल्ड और न्यू के बारे में बता दे रहे, बेसिक बातें बताएंगे कि ओल्ड में एग्जम्पशंस और डिडक्शंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप न्यू रेजिम को ऑप्ट करते हो, इंडिविजुअल अगर ऑप्ट करता है एसएससी, तो उसको कोई डिडक्शन कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, अभी नहीं, आज की वीडियो में नहीं होगा। बस न्यू रेजिम आपको बता दें कि 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन 2.5 से 5 लाख तक 5%। अब ऐसे आप 2.5 लाख बढ़ाते हैं, आप इसको बढ़ाते चले जाइए और रेट जो है 5% बढ़ाते हैं। सर कहां तक जाना है? 15 लाख तक जाना है। 10 लाख 15, 10 से 12.5 आपका हो जाएगा 20, फिर आपका 12.5 से 15, या आपका 25, और अबव 15 जो है ये आपका 30% है। वैसे ये न्यू वाला भी रिवाइज हो चुका है, जो 0 से 3 लाख है, 3 से 6 लाख है, लेकिन आप पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है सिस्टम, ये हो गया आपका टैक्स स्लैब, इसको आप देख लीजिए। दूसरा, इसमें एक और टॉपिक क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना बाबू, और वैसे वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है, ये आपके काम की बातें हैं, आपको क्या सुन लेना। दूसरी बात, एक दो बातें और बता दें, जैसे इनकम टैक्स का जो अथॉरिटी है वो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और ये कंट्रोल किसमें आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता। ये हमारे स्लैब हो गए। एक और चीज, टैक्स की शुरुआत हम ब्रीफ बता दें, टैक्स की शुरुआत हुई थी 1860 में, जेम्स विल्सन ने शुरू किया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन, ये आपका 1860 में ये चीजें शुरू हुई थी। अमेंडमेंट होते होते ये 1961 का एक्ट चालू हो गया। एक और इसमें एक और बात बता दें, राजा टोडरमल, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नया चेंज हुआ है, टोडरमल जी के बारे में बताएगा, और ये होना चाहिए। हमारे बहुत सारे अनसंग हीरो जिनके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा क्विक है, इसलिए हम भी डिटेल नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट में बताते हैं। राजा टोडरमल जी का आपको आपके बारे में उसमें दिया हुआ है, टोडरमल जी का। अब ये कौन थे? तो ये अकबर, ये 1500 ईस्वी की बात हो रही है। अकबर के समय, जब अकबर शासन काल में थे, तो उस समय ये नौरत्न, जो के मिनिस्टर्स होते थे, तो उसमें ये नौरत्न में आते थे। पहला। दूसरा, इनकी 2-3 बातें जानो। पहली बात तो ये इनकी पैदाइश कब हुई थी, जो कोट किया गया वो है 1 जनवरी 1 जैन 1500, ये बॉर्न हुए थे। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये डाई मतलब इनका देहांत कब हुआ था भाई? तो ये हुआ था 8 नवंबर 1589 80 है, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो ये राजा टोडरमल का ये हो गया। दूसरा, जीटी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, उसकी एडवाइस जो शेर शाह सूरी थे, उनको एडवाइस करने वाले राजा टोडरमल थे। एक और बात, 2 बातें के बारे में जान लें। लैंड रिफॉर्म शुरू करने वाले राजा टोडरमल। तीसरा, इनको सबसे बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाता है। एक और बात, जो कॉइन, जो हम लोग कहते हैं ना रुपी, ये टर्म शुरू करने वाले राजा टोडरमल थे, जिन्होंने सिल्वर कॉइन शुरू किया था। सिल्वर कॉइन की शुरुआत की थी, उसके बाद से वो फिर प्रचलन में जब तक आज तक जो सिस्टम आता गया। तो ये थोड़ा सा एक समरी था राजा टोडरमल के बारे में, जो पूछ सकता है, तो हमने एक ब्रीफ समरी आपको दे दी। 1-2 बातें और हम आपको बता दें इसके बारे में। चलिए फटाफट जो क्वेश्चन इसमें और आए, शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, हर चैप्टर के हम सोच रहे हैं जो भी इसको 5 वीडियोस में कवर कर दें। जैसे आपका असेसमेंट ईयर, अब असेसमेंट ईयर जो वीडियो बना रहे बता देंगे, असेसमेंट ईयर बता दिया क्या इसके पहले? नहीं। तो असेसमेंट ईयर जो आपका है बाबू, वो आपका है 22-23, 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23। इसका सेक्शन लिख लीजिए फटाफट, क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। ऐसे ही प्रीवियस ईयर जो है आपका 21-22। और एक और बात, प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर में हम टैक्सेबल होते हैं, वो भी उसके ड्यू डेट्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर देंगे, उसके भी आपके ड्यू डेट्स हैं। एक और बात, प्रीवियस ईयर का सेक्शन लिख लीजिए फटाफट बाबू, सेक्शन 3 है। प्रीवियस ईयर का सेक्शन जो है वो सेक्शन 3 है। एक एसएससी का भी लिखना होता है, एसएससी
कुछ टर्म्स हैं जो हमको जान लेने चाहिए, तो इससे पूछ सकता है एसएससी। तो एसएससी का जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। फिर पर्सन, जो हमने स्टार्टिंग में ही पर्सन के बारे में आपको बताया, उसका सेक्शन आप देखिए पर्सन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। तो ये कुछ आपके ये जो है, अच्छा एक और चीज है, प्रीवियस ईयर आपका डिस्कस हो गया कि भाई आपका प्रीवियस ईयर में इनकम, मान लीजिए हमारा ये जो प्रीवियस ईयर बता रहा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, अब आपने ये इनकम कमाया उसमें। अब आप जब असेसमेंट ईयर में आते हो तो इसको आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है नॉर्मली वो 31 जुलाई तक मिलता है, मतलब नॉर्मली 4 महीने का समय मिलता है। कुछ कंपनीज के लिए जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करानी है उनको 6 महीने का टाइम मिल जाता है, मतलब वो नवंबर या तो सितंबर तक का टाइम मिलता है। तो अब यहां पे लेकिन ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, जनरल रूल है कि प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर में हमको टैक्सेबल होना है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, तो ये टॉपिक हो जाता है एक्सेप्शंस टू प्रीवियस ईयर। ऐसे क्या है कि प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम को आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होना पड़ेगा। तो वो एक्सेप्शंस आप एक दो कोट कर लीजिएगा। इंडियन ऑफ नॉन रेसिडेंट, अगर कोई नॉन रेसिडेंट और कोई शिपिंग बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए कि वो प्रीवियस ईयर की इनकम को उसी ईयर में पे करके जाएगा, क्योंकि भरोसा नहीं है, नॉन रेसिडेंट और शिपिंग बिजनेस है। सेकंड पॉइंट, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है। वैसे पुराने हम लोग के जो भी कई सारे लोग हैं जो इंडिया छोड़ के गए फिर वापस नहीं आए, तो उसी के हिसाब से इनकम टैक्स भी कहता नहीं, टैक्स देके जाओ। थर्ड जो बात कह रहा हूं वो फॉर्मेशन ऑफ एओपी बीओआई टू फुलफिल स्पेसिफाइड एम। अगर एक पर्टिकुलर काम के लिए हुआ, आपको इनकम जनरेट हो गई, आप वो काम खत्म कर रहे हो, तो आपको भी वो क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही पे करके जाना पड़ेगा। तो अच्छा एक और चीज है कि अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जस्ट टू अवॉइड टैक्स, तो आप इनकम टैक्स रिलेट नहीं करेंगे कि आप असेसमेंट ईयर में टैक्स दीजिए, नहीं। अगर आप फ्रॉड करने के उद्देश्य से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसी साल आपसे तुरंत टैक्स ले लेगा। तो ये एक्सेप्शन हो गया प्रीवियस ईयर का। जनरल रूल जो है कि प्रीवियस ईयर की इनकम को हम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होते हैं, लेकिन अगर ये सारी बातें हैं तो प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल करा दिया जाता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक, अच्छा इनकम का सेक्शन छूट गया, एक लिख लेंगे बाबू, इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेक्शन है बाबू, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा। एक जो टॉपिक और आपको बताना है, टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। एक बार देख लीजिए हमारी हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम 5 हेड्स की इनकम होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। ये हमारी 5 हेड्स की इनकम है। अब 5 हेड्स की इनकम हमारी है, तो अगर इन 5 हेड्स की इनकम, जरूरी नहीं है कि एक जो एसएससी है उसकी 5 हेड्स की इनकम हो सकता है एक ही हेड हो सकता है 2 या हो सकता है 5 हो। तो अगर जो भी इनकम है इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब 5 हेड्स की इनकम को ऐड करने के बाद जो हमारी इनकम आएगी वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है। एक और आप एक चैप्टर पढ़ोगे भी, पढ़े भी होंगे डिडक्शन, उसको कहते हैं चैप्टर 6 है। ये 6A का मतलब है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो एक्ट रूल है उसके हिसाब से चैप्टर 6A है। इसको हम लिखते हैं अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक, वो नेक्स्ट वीडियो हम इसके बारे में बता देंगे। तो ये डिडक्शन अलाउ किया जाता है। तो अगर ये डिडक्शंस वगैरह माइनस करने के बाद जो इनकम आती है उसे हम टोटल इनकम कहते हैं या टैक्सेबल इनकम कहते हैं। एक दो, क्योंकि इससे हमको लग रहा है कि जो आपके क्वेश्चन में कंपल्सरी वाले में जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं इससे डिफरेंस भी आ सकता है। तो एक और ग्रॉस टोटल इनकम को हम राउंड ऑफ नहीं करते, टोटल इनकम को हम राउंड ऑफ करते हैं। अच्छा राउंड ऑफ करने का भी सेक्शन याद कर लेना 288A या 288। चलिए बाबू एक अगला चैप्टर आपका है एग्जेम्प्टेड इनकम। वैसे हमने इस इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर दिया एक वीडियो में, ये एग्जेम्प्टेड इनकम है, फटाफट देख लीजिए। एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जिस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। तो ऐसे तो ढेर सारे हैं, लेकिन जो जिससे एमसीक्यू आ सकता है या अगर पूछ दिया तो आप ऐसे कुछ कोट कर दोगे तो 5 नंबर का हो जाएगा। जैसे इंडिया के एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होते हैं, टैक्स नहीं लगता। सम रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ, क्योंकि पर्सन में ही आपको हमने बताया कि एचयूएफ ही एक पर्सन है, तो एचयूएफ अपने इनकम पे टैक्स दे चुका है, तो उसके मेंबर को टैक्सेबल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा सेम उसी वही रीजन है कि फर्म ने अगर टैक्स दे दिया है तो पार्टनर को मिलने वाला शेयर टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक और बात,
भोपाल गैस लीक डिजास्टर, ये बहुत बड़ा डिजास्टर था, आप डिस्कस नहीं करेंगे, या कोई भी डिजास्टर हो चाहे कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आती है, तो अगर कोई कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी से मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता और अच्छा भी लगेगा सुनने में। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिलता है तो कुछ हद तक उसमें भी कंडीशंस है, लेकिन वो इग्नोर करिए, आप बस इतना जानिए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला पैसा भी एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स नहीं लगता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये 2014 के बाद से मोदी सरकार ने ये चेंज लाया था, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो एक पेमेंट करते हैं अर्ली गर्ल चाइल्ड के लिए, जो आगे चल के एक बल्क अमाउंट मिलता है, तो वो भी मिलेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई अवार्ड या रिवॉर्ड दिया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। अलाउंसेस, जो भी एमपी, एमएलएस, एमएलसीज की जो अलाउंसेस होते हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट होता है। गारंटी अवार्ड, वीरता चक्र अवार्ड, जब इन लोगों को कुछ अवार्ड मिलता है तो उनको पेंशन मिलता है, कुछ लोगों को पेंशन मिलता है, कुछ लोगों को कैश ही मिल जाता है, कुछ 1 लाख 2 लाख ऐसे सम्मान राशि होती है, तो उस पर भी टैक्सेबिलिटी नहीं होती है। और आर्म्ड फोर्सेस, जो भी हमारे जवान शहीद होते हैं चाहे किसी भी फोर्स के, तो उनके फैमिली मेंबर्स को जो पेंशन मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता। तो ये हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम हो गई। वैसे तो ढेर, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और आप सोच सकते हो और कि भाई इसमें और क्या हो सकता है, तो एक बार आप आइडिया होगा तो आप इसको टिक कर दोगे। तो इस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो एक और, अगर ये इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा तो इसके लिए किया जाने वाला खर्चा वो खर्चा नहीं माना जाएगा। वैसे डिटेल करने का समय नहीं, बस इतना जान लेना कि उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया जाएगा, मतलब उसका आगे चल के आप डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर एग्जेम्प्टेड इनकम है तो उसके खर्चे को आप डिडक्शन नहीं ले सकते। एक और टॉपिक जो तुरंत देख लेनी है बाबू, वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। अब क्या है सर रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में, तो सबसे पहले हमको जो देखना है रेसिडेंशियल स्टेटस वो है इंडिविजुअल। एक और बात बता दें आपको, एक होता है सिटीजनशिप, एक को कहते हैं हम लोग सिटीजनशिप, और एक हो गया आपका मान लो रेसिडेंशियल स्टेटस। टैक्स हमेशा रेसिडेंशियल स्टेटस पे लगता है, सिटीजनशिप पे नहीं लगता। आप कहां के नागरिक है उस पे टैक्स नहीं, आप कितना रहे हो उस पे टैक्स है। नहीं तो ऐसा चले कि हम 10 साल के लिए अमेरिका चले जाए, वहां टैक्स ही ना लगे, क्या हम तो भारत के नागरिक हैं, या वहां के लोग यहाँ चले आए कहेंगे हमको टैक्स ही नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक है ही नहीं। इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस पे टैक्स ना लग के किस पे लगता है, सॉरी सिटीजनशिप पे टैक्स ना लग के किस पे लगता है, रेसिडेंशियल स्टेटस पे लगता है। तो इंडिविजुअल के लिए, अच्छा इंडिविजुअल के लिए जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो 2 तरीके से पहले देखा जाता है, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर वो रेसिडेंट है, हो गया, तो फिर देखा जाएगा क्या वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी ये हो गया इंडिविजुअल के लिए, ये इंडिविजुअल के लिए भी होता है, ये एचयूएफ के लिए भी। और एचयूएफ क्योंकि बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो एचयूएफ का जो कर्ता होता है, जो हेड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। एक और बाकी सबके लिए हम क्विक बता दें तो फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, जो भी अथॉरिटीज हैं वो या तो रेसिडेंट होंगी या तो नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट तब होंगी जब उनका पोयम, सर गाना गाएंगे क्या, नहीं, ना कविता सुनाएंगे। पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, ऐसा नहीं है कि देश के बाहर काम नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन जो इसेंशियल डिसीजंस हैं, हेड ऑफिस जो है वो इंडिया में अगर है तो उसको रेसिडेंट माना जाएगा। और अगर उसका पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको हम मान लेंगे नॉन रेसिडेंट। अब बात आती है, ये तो आपने बता दिया सर, इंडिविजुअल की बात करेंगे तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास, हम कहेंगे अब इधर कर दीजिएगा, रेसिडेंट और इसके लिए हमारे पास बेसिक कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बेसिक कंडीशन। और अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट हो गया, अगर सेटिस्फाई हुआ तो रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट होगा तो फिर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए देखना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन। तो वैसे इतना तो टाइम नहीं है, बस क्विक बता दे रहे बेसिक कंडीशन क्या है। तो बेसिक कंडीशन रेसिडेंट के लिए, पहला कि अगर वो एसएससी इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रहा है तो वो
रेसिडेंट मान लिया जाएगा। और एक कंडीशन भी है 182 डेज, जिस दिन आया और जिस दिन जाएगा वो भी इंडिया में ही काउंट होगा। तो ये हो गया। अगर ये नहीं हुआ तो एक कंडीशन और है और करके कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड, अब देखो सेकंड कंडीशन में दो कंडीशन है, फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर। तो ये दोनों में कोई एक, लेकिन सेकंड वाले का दो कंडीशन, ठीक है। एक और, तो इन दोनों में कोई एक फुलफिल होता है तो रेसिडेंट होगा, दोनों हो गया तो भी रेसिडेंट, नहीं हुआ तो ना। अगर रेसिडेंट हो गया तो फिर हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन, और एडिशनल कंडीशन नंबर 1 कि 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 डेज और मोर इंडिया में रहे, 730 दिन या उससे ज्यादा। और एक और है यहां पे, पहला कंडीशन हो गया फर्स्ट और ये सेकंड, ये एंड है, मतलब दोनों फुलफिल करना पड़ेगा, एक से नहीं होगा। रेसिडेंट के लिए दोनों में से कोई एक, लेकिन ऑर्डिनरी के लिए दोनों होना चाहिए। अब क्या है, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 टाइम्स रेसिडेंट होना चाहिए। 2 टाइम्स क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना। रेसिडेंट मतलब प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार रेसिडेंट में किसी एक की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। एक और, प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो सर मान लीजिए हमारा 21-22 प्रीवियस ईयर, तो इसके पीछे 20-21, 19-20, 18-19, जितना आप पीछे जा सको, इन सबको प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कहा जाता है। तो कंडीशन सिंपल है कि अगर किसी को ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी चेक करना होगा तो हमको एडिशनल कंडीशन देखना पड़ेगा, दोनों फुलफिल कराना पड़ेगा। और अगर बेसिक कंडीशन की बात करें तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, या अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये। एक और, एक 3 एक्सेप्शंस होते हैं मैडम, जिसमें ये बेसिक कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब रेसिडेंट के लिए बस एक ही कंडीशन एप्लीकेबल होता है। पहला, अगर कोई क्रू मेंबर है वो आउटसाइड इंडिया के बाहर जा रहा है तो उस केस में ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर उसको रेसिडेंट होना है तो वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। तीसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कह रहा है कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में वो विजिट करने आया है, उस केस में भी रेसिडेंट का जो बेसिक कंडीशन का सेकंड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, आप मान लो उनकी पैदाइश भले विदेश में हुई लेकिन उनके जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो इंडिया से बिलोंग किए, मतलब उनकी पैदाइश इंडिया में रही। तो इन ये तीनों कंडीशन आने पे ये सेकंड कंडीशन वहां पे वैलिड नहीं होगा, जो तो रेसिडेंट के लिए बस एक होगा। एक और इसी में टॉपिक और है कि स्कोप ऑफ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना बाबू, क्योंकि थोड़ा सा हम क्विक बता रहे हैं ताकि टाइम कम लगे, आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं और जल्दी। एक टॉपिक है रेसिडेंट हो गया तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब किसको कितनी टैक्सेबिलिटी देखनी पड़ेगी। मान लीजिए आरओआर आ गया, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आरएनओआर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या एनआर। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बात हम यहां बता दे रहे हैं, अगर इंडिविजुअल की बात करोगे तो वो रेसिडेंट होगा, नहीं तो नॉट रेसिडेंट होगा, मतलब एनआर होगा। और अगर रेसिडेंट हुआ तो ऑर्डिनरी होगा, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी होगा। तो ध्यान से देखो, ये इंडिविजुअल उसकी 3 कंडीशन हो सकती है। पहला आरओआर, आरएनओआर और एनआर। के केस में ये हो गया रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, या तो सीधा रेसिडेंट होगा तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी। तो इंडिविजुअल 3 ही अपनी रेसिडेंशियल स्टेटस हासिल कर सकता है, या तो आरओआर, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो अब इसका स्कोप देखना, बहुत हम समरी बता देते हैं कि अगर इन इंडिया का केस है, इन इंडिया, तो बहुत बेसिक ये है कि अगर इंडिया में इनकम रिसीव्ड हो रही है, कहीं की भी इनकम हो इंडिया में रिसीव हो रही है, एक रेमिटेंस या ट्रांसफर होता है, वो वर्ड छोड़ देना। रेमिटेंस या ट्रांसफर का मतलब ये कि रिसीव कहीं और हुई है उसके बाद भेजा गया, वो बात ये नहीं हो रही है। फर्स्ट टाइम जो पैसा रिसीव हुआ उसकी बात हो रही है। तो अगर इंडिया में रिसीव है तो चाहे आप आरओआर हो, आरएनओआर हो, एनआर हो, आप टैक्सेबल हो जाओगे इंडिया में। दूसरा, अगर इनकम एक्रू और अराइज,
अगर इनकम एक्रू और अराइज मतलब उत्पन्न इंडिया में हुआ, जैसे कोई ये जहां पढ़ा रहा है वो भी इंडिया में, तो ये तीनों केस में टैक्सेबल होगा। एक्रू अराइज इंडिया में हो रहा है तो तीनों केस में टैक्सेबल होगा। रिसीव कहीं भी हो, एक्रू अराइज इंडिया में हुआ तीनों केस में टैक्सेबल, रिसीव हो रहा है तीनों केस में टैक्सेबल। अब लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया की अगर हम बात कर दें तो आउटसाइड इंडिया में दो बातें। पहला, अगर कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, देखो हम बात कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया की, लेकिन अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो आरओआर और अनएनओआर के केस में टैक्सेबल होगा, अगर वो एनआर होगा तो टैक्सेबल इंडिया में नहीं। लास्ट, एनी अदर केस, देखो आउटसाइड इंडिया चल रहा है, एनी अदर केस, कोई और केस है, तो जैसे मान लो इनकम फ्रॉम श्रीलंका, मान लो कोई भी एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी है, मान लो इनकम फ्रॉम श्रीलंका, अब आउटसाइड इंडिया हो गया, आउटसाइड इंडिया हो गया, क्या वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है? नहीं, तो एनी अदर केस में आएगा। और एनी अदर केस में आएगा तो अगर आपकी इंडिविजुअल स्टेटस आरओआर है तभी आप इंडिया में टैक्सेबल होगे, नहीं तो आप टैक्सेबल नहीं। तो ये आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस है। एक और, पहले होता था डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट होती थी, लेकिन अब डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल होती है। और ये आपका टोटल स्कोप है। बाकी अगले वीडियो में बनाते हैं। धन्यवाद।